हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग लोकल गवर्नमेंट पे आते हैं। लोकल गवर्नमेंट जैसे आप लोगों ने डीपीएसपी में पढ़ा है कि आर्टिकल 40 में बोला है गांधीयन फिलॉसफी के बेसिस पे कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, बनाना चाहिए करके। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया था उस टाइम पे लोकल गवर्नमेंट नहीं थे। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट नहीं थे वहाँ पे। और लोकल गवर्नमेंट को बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उससे पहले क्या था, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए थे स्टार्टिंग में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक दूसरा था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो इन प्रोग्राम के सक्सेस के लिए, देखने के लिए कि वेदर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुए हैं नहीं है, इसको चेक करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, दैट्स बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है। उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि लोकल गवर्नमेंट को हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। वो उसके लिए फिर उन्होंने रिकमेंड किया था कि 3 टायर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, याद रखना, जो ये आपकी ये लोकल गवर्नमेंट है, दैट इज द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। डेमोक्रेटिक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक जो पावर है वो एक ही के पास जा रही है। ठीक है। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंडर में ये होगा कि पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिफरेंट पीपल्स के अंडर में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है। तो पहले सेंटर, फिर स्टेट, फिर उसके बाद में लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। डेमोक्रेसी तभी फ्लरिश करेगी जितने ज़्यादा डेमोक्रेसी को हम लोकल लेवल पे, नीचे लेवल पे यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा डेमोक्रेसी को हम नीचे लेवल पे यूज़ करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे, उसको लोगों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे रूट लेवल पे, देन ओनली डेमोक्रेसी हमारी फ्लरिश करेगी। ठीक है। तो उसके लिए यही है कि पहले सेंटर पे था, फिर स्टेट पे लेके आए। तो बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर बलवंत राय मेहता ने स्पेशली बोला कि हमें एक लोकल लेवल पे अगर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी लेके आनी चाहिए। उन्होंने बोला फिर कि हमें लोकल गवर्नमेंट प्रमोट करनी चाहिए, पंचायती सिस्टम लाना चाहिए लोकल पे, और आपका उस पर भी आना चाहिए, आपका म्यूनसिपाल्टी भी आनी चाहिए, लोकल लेवल पे आनी चाहिए। ठीक है। तो ये पंचायत सिस्टम के लिए उन्होंने प्रमोट किया कि 3 टायर पंचायत सिस्टम होना चाहिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। और उसके बाद में ये था, स्टेचुटरी नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे रखा गया था उन्होंने। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी किया था, जैसे राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती सिस्टम, पंचायती राज इस्टेब्लिश किया था 1959 में। उसके बाद में तेलंगाना ने, और सॉरी आंध्र प्रदेश ने उसके बाद में लेके आए थे। तेलंगाना तो काफ़ी बाद में बनाए, तो आंध्र प्रदेश भी लेके आए थे। तो ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, बट दैट वाज नॉट स्टेचुटरी, मतलब कंपलसरी नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे था, उनको लगता है कि इंप्लीमेंट करना चाहिए तो इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद में अशोक मेहता कमेटी, जीवीकी राय कमेटी, और एलएम सिंघवी कमेटी, और गडकल कमेटी। कमेटी के नाम याद कर लेना कि क्या क्या कमेटी, कौन कौन सी कमेटी थी, और उस कमेटी में इनकी मिनिमम कम कर लेना। जैसे बलवंत राय मेहता ने बोला था 3 टायर होना चाहिए। जो आपके 3 टायर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अशोक मेहता ने बोला कि 2 टायर होना चाहिए, कि सब जगह पे 3 टायर पॉसिबल नहीं है, इसके लिए 2 टायर बोले थे। और उसके बाद जेवीकी राय ने बाद में फिर से बोला 3 टायर होना चाहिए, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डालना चाहिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करे। बाद में देखा गया कि स्टार्टिंग में कि सभी गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो होना चाहिए करके। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कमेटीज ने रिकमेंडेशन दी थी। एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, वो डिफरेंट कमेटीज की रिकमेंडेशन थी, उसी बेसिस पे है। तो काफ़ी कुछ मैच करेगी आपको जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है। ठीक है। जो 3 टायर स्ट्रक्चर है वो ये वाला स्ट्रक्चर है जो हमने ऊपर दिखाया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक एंड पंचायती लेवल, ग्राम पंचायत। ठीक है। तो एक विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायती समिति या ब्लॉक पंचायत होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत होती है। ठीक है। तो ये 3 होते हैं यहाँ पे, तो जिसके बेसिस पे ये वर्क करता है। ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा आपको। तो ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं, और इसको मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा आपको। ये
जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन आर्टिकल 243 के अंडर में है, 243 ए बी सी डी ऐसे करके 243 ओ तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। ये आपके पार्ट 9 में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज याद रखना, पार्ट 9 में ये चीज है। जस्ट माउस थोड़ा काम नहीं कर रहा, ठीक है। पार्ट 9 में ये चीज है आपके। हाँ जी, ये पार्ट 9 में दिया हुआ है, जो आपका पार्ट 9 है उसमें दिया हुआ है ये चीज। और जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना, ठीक है। चलो, मैं माउस वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। पार्ट 9 में ये दिया हुआ है। पार्ट 9 में पहले दूसरे प्रोविजंस थे, उसको हटा के इसको डाला गया है उसमें 9 में, ठीक है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 है उसके अंडर में ये डाला गया है, ठीक है। और ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया, याद रखना 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 9 के अंडर में पंचायती राज डाला गया, ठीक है। तो 243 में डिफिनीशंस है, डिफरेंट डिफिनीशंस, विलेज क्या होता है, पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, ये सब चीज़ें के बारे में आपका 243 में डिफिनीशन डाली गई है, ठीक है। इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया। ग्राम सभा क्या है कि किसी भी पंचायती एरिया में, जो आपका एरिया है उस एरिया में जितने भी मतलब वोटर्स हैं जो वोट कर सकते हैं, उन सभी को ग्राम सभा बोला जाएगा, ठीक है। एक विलेज में जितने लोग वोट कर सकते हैं, वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, मतलब 18 साल की एज के से ज़्यादा हैं, उन सभी को ग्राम सभा बोला जाएगा, ठीक है। उन्हीं ग्राम सभा बोला जाएगा। और ये इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली क्या होती है, लोकल लेवल पे लेजिस्लेचर का काम करती है। जितने भी लोकल पे लॉज वगैरह बनते हैं करके ग्राम के लेवल पे, मतलब विलेज के लेवल पे, वो ग्राम सभा बनाती है, ठीक है। ये ग्राम सभा आपका क्या करती है, याद रखना, लोकल लेजिस्लेचर का काम करती है, ठीक है। तो ग्राम सभा के क्या होते हैं, जितने भी लोकल में वोटिंग के लिए जो एलिजिबल हैं उन सभी को मिला के बोलते हैं ग्राम सभा, ठीक है। वो जो एरिया है, मतलब ग्राम सभा में एक या एक से ज़्यादा गांव भी आ सकते हैं, ठीक है। वो जो एरिया है वो डिफाइन करता है डिलिमिटेशन कमीशन बताएगा कि ये एरिया ग्राम सभा के अंडर में आएगा। और उस ग्राम सभा के अंडर में कितने भी लोग जो वोटर्स वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हैं वो आपको कंस्टिट्यूट करेंगे ग्राम सभा को, ठीक है। तो ये ग्राम सभा की डिफिनीशन इसमें दी है। ग्राम सभा को जो पावर्स है कि क्या क्या उसकी पावर्स रहेंगी, उसका क्या क्या फंक्शन रहेगा, ये कौन बताएगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई। स्टेट लेजिस्लेचर अपने पावर के हिसाब से अपने लॉ बना के उसको पावर दे सकता है ग्राम सभा को कि क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या फंक्शन रहेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं इस चीज़ के कि आपके यूपी, जैसे मेरे यूपी गवर्नमेंट में जो ग्राम सभा को पावर्स दी गई वो डिफरेंट होंगी। जो आपके पंजाब गवर्नमेंट की ग्राम सभा की जो पावर्स होंगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर उस टाइम पे लॉ बना के डिसाइड करेगा कि कौन है, ठीक है। ऑलरेडी लॉ बन चुका है, उसको मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन बाद में गवर्नमेंट कर सकती है, टाइम टू टाइम करती रहती है, वो रहता है, ठीक है। तो ये जो लेजिस्लेचर का काम होता है ग्राम सभा लेवल पे, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। इसमें पंचायती राज में दो चीजें दी गई हैं, एक होती है वॉलंटरी प्रोविजंस, एक होते हैं आपके कंपलसरी प्रोविजंस। कंपलसरी प्रोविजन वो होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी फॉलो ही करने, ठीक है। वॉलंटरी वो हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से कर सकता है, ठीक है। तो जो जो वॉलंटरी हैं और जो जो कंपलसरी मैं बताता जाऊंगा, जैसे स्टेट ग्राम सभा को जो जो पावर्स देनी है, कौन कौन से फंक्शन देने, ये उनकी वॉलंटरी पावर है, वो जितना चाहें उतना दे सकते हैं, उनकी डिस्क्रिशन पे, स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्रिशन पे। बट पावर है फंक्शन देना है लॉ बना के, ये उनका कंपलसरी काम है, ठीक है। क्या क्या देना है दैट्स देयर डिस्क्रिशन, वो डिस्क्रिशनरी पावर पे है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया 3 टायर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें ग्राम पंचायत और आपका ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक आपका समिति जो हो गया, समिति पंचायत समिति भी हो सकती है या ब्लॉक पंचायत भी हो सकता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, ठीक है। ये 3 टायर होना होगा जरूरी है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि जिस स्टेट में 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां पे 3 टायर नहीं 2 टायर भी हो सकता है, ठीक है। ये टायर मतलब ऊपर से नीचे 3 टायर है, ठीक है। तो पहले पंचायत नीचे सबसे लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति या समिति ब्लॉक पंचायत,
फिर उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। फिर आता है कंपोजिशन का, कंपोजिशन क्या होगा, ठीक है। तो पहला तो यही है कि इनका जो इलेक्शन होगा वो डायरेक्टली होगा, इनका इलेक्शन, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्शन होगा। और जो मेंबर्स हैं, मतलब जो मैं आपको बताऊं इधर, ये जो इनके ग्राम पंचायत में दो चीजें रहेंगे, एक इनका चेयरपर्सन रहेगा, एक मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। एक मेंबर्स हैं, दूसरा चेयरपर्सन है, ठीक है। इस पे भी दो रहेंगे, एक मेंबर्स रहेंगे, एक चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है। एक मेंबर्स रहेगा और एक चेयरपर्सन रहेंगे, ठीक है। इस पे भी सेम रहेगा, मेंबर्स रहेंगे और चेयरपर्सन रहेंगे, ठीक है। तो जो मेंबर्स रहेंगे इन सभी के वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ये चीज याद रखना। जो मेंबर्स रहेंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे, ये कंपलसरी प्रोविजन है। और जो चेयरपर्सन होगा, जो ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद लेवल पे जो चेयरपर्सन होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा इनके मेंबर्स से। जो मेंबर हैं वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो ये लोग हैं ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे अपने चेयरपर्सन को, ठीक है। इसका जो चेयरपर्सन रहेगा ग्राम पंचायत का, वो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन पे है। वो चाहे तो इसको इलेक्टेड भी हो सकते हैं, डायरेक्टली इलेक्शन भी होस्ट करा सकते हैं जनता के थ्रू, ग्राम सभा के थ्रू, या फिर इनडायरेक्टली इलेक्शन भी कर सकते हैं। तो दिस इज वॉलंटरी प्रोविजन। ये वॉलंटरी प्रोविजन है कि जो ग्राम पंचायत का जो चेयरपर्सन होगा उसका डायरेक्ट इलेक्शन होगा या फिर नॉन डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। सभी को ये चीज समझ में आई किस तरीके से उनका इलेक्शन होगा और किस तरीके से उनका कंपोजिशन होगा करके। उनका कंपोजिशन किसी तरीके से होगा, पॉपुलेशन बेस पे होगा। जैसी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से डिवाइड किया जाएगा, जितने मेंबर होंगे उनके हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होगा। मतलब हर एक मेंबर पे मिनिमम जितनी पॉपुलेशन आएगी वो डिसाइड की जाएगी डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो जितने ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति, ब्लॉक पंचायत या समिति, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद पे जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोविजंस दिया हुआ है अपने उसमें। इसके अलावा रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट ये आपका हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया 3 लेवल पे होगा। कंपोजिशन में बताया कि मेंबर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे इलेक्टेड होंगे, वो मैंने बता दिया आपको। अभी आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट। रिजर्वेशन ऑफ सीट 2-3 बेसिकली 4 प्रोविजन है इसमें, ठीक है। पहला है SC STs के लिए। SCs के लिए जितनी स्टेट में पॉपुलेशन होगी उस स्टेट में उसी हिसाब से उनका SC ST का पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स का रिजर्वेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। जितनी उसमें पॉपुलेशन SC ST की उसी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से जो ग्राम सभा और आपकी समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत है उसमें सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। दूसरा होता है वोमेन का रिजर्वेशन। इसमें स्पेशली लोकल लेवल पे वोमेन का आपका रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। ये वोमेन का रिजर्वेशन कितना है, नॉट लेस देन 1/3%, 1/3 सॉरी 33%, मतलब 1/3 जितनी भी सीट्स रहेंगी सभी लेवल पे उसमें 1/3 सीट्स आपकी वोमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। उसमें SC ST सीट भी इंक्लूड होंगी, मतलब SC ST सीट के लिए जो रिजर्व सीट हैं उसमें भी वोमेन के लिए रिजर्वेशन होगा। तो टोटल नॉट लेस देन 1/3, मतलब 1/3 से ज्यादा हो सकती हैं सीट्स वोमेन के लिए रिजर्व की जा सकती है, बट 1/3 से कम नहीं कर सकता, ठीक है। कितनी करनी है ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है। रिजर्वेशन देना कंपलसरी प्रोविजन है, कितना देना पॉपुलेशन के बेसिस पे SC ST देना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। वोमेन को 1/3 मिनिमम देना ही देना है। कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने 50% तक दे रखा है रिजर्वेशन, कुछ गवर्नमेंट अभी सोच नहीं है 50% वोमेन को वो देने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए, बट मिनिमम कितना देना कंपलसरी है, 1/3 देना कंपलसरी है, ठीक है। ज्यादा दे सकते हैं बट कम नहीं कर सकते, 1/3 से कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टेट के डिस्क्रिप्शन पावर पे कितना करना है बट मिनिमम कितना फिक्स है, दैट्स अ कंपलसरी, ठीक है। थर्ड है कि अगर स्टेट चाहे तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन बना सकती है। यहाँ पे ये देखना कि बैकवर्ड क्लासेस का आपका स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, बट यहाँ पे स्पेशली प्रोविजन दिया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन बना सकती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, रिजर्वेशन यहाँ पे 4 है, SC ST, वोमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अभी आते हैं ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत होता है बेसिकली 5 साल के लिए होता है। अगर बीच में डिसॉल्व कर गई है और 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड बाकी है, ठीक है, याद रखना, डिसॉल्व कर गई है 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड बाकी है तो उसका इलेक्शन होगा। और इलेक्शन जो होगा उससे नहीं, जो नई पंचायत बनेगी वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए बनेगी। इसको इस तरीके से समझेंगे, अगर मान लो आज पंचायत इलेक्ट हुई है और इलेक्शन के 2 साल के बाद में पंचायत डिसॉल्व हो जाती है किसी कारणवश,
वो डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व होने के बाद में वापस जो नई पंचायत इलेक्ट होगी वो अगले सिर्फ 3 साल के लिए रहेगी, वो 5 साल के लिए नहीं होगी। स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, बाई इलेक्शन को छोड़ के। अगर बीच में स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाती है, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है, जो नए इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। बट यहाँ पे पंचायत के केस में और म्यूनसिपैलिटी के केस में, दोनों में केस में बता रहा हूँ, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट है वो जो मैंने ये बताया सेम चीज म्यूनसिपैलिटी के लिए भी लागू है, तो साथ साथ में पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। और जो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत या म्यूनसिपैलिटी है सेम चीज है, 5 साल के लिए है। बट अगर बीच में डिसॉल्व हो गया तो जो नया इलेक्शन होगा वो सिर्फ रिमेनिंग पार्ट के लिए होगा, ये याद रखना हमेशा, सिर्फ रिमेनिंग पार्ट के लिए होगा। वो फुल टाइम फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए नहीं होगा, सिर्फ रिमेनिंग पार्ट के लिए होगा, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के लिए स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना सकती है इनके इलेक्शन में कौन कौन से मेंबर्स को डिस्क्वालिफिकेशन होगा। बट यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी मिनिमम एज 21 साल होती है। एमपीज और एमएलएज के लिए कितनी साल होती है? 25 ईयर्स। बट पंचायत लड़ने के लिए कितनी होती है? 21 साल, ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे 21 साल मिनिमम होती है एज, और आपके स्टेट लेजिस्लेचर उसमें आपके 25 साल होती है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना के डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकता है कि इसकी क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगी। डिफरेंट स्टेट ने डिफरेंट लॉज बनाए हैं, तो हम लोग उन लॉज को नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप पंजाब में डिफरेंट लॉज होगी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, यूपी में अलग होगी, महाराष्ट्र में अलग होगी, तो हमको उसको में नहीं जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वो उसकी बात करेंगे। तो ये टोटल आपका वॉलंटरी प्रोविजन है, स्टेट गवर्नमेंट के पूरी डिस्क्रिप्शन पे है वो किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन आप मेंबर्स करेंगे। बट ये 21 ईयर्स का है, ये कंपलसरी प्रोविजन है। मतलब 21 ईयर्स की एज अगर अटेन कर लिए किसी पर्सन ने तो उसको वो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ एज ओनली, ठीक है। नाउ कम्स पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। ये बेसिकली है कि स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे अपने लॉज के थ्रू इस पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत डिसाइड कर सकती है, ठीक है। ग्राम सभा की भी पावर्स वगैरह और जो होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। इसके लिए जो पंचायत होते हैं, ठीक है, जो पंचायत डिफरेंट टायर्स पे जो पंचायत है उनकी भी पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका स्टेट लेजिस्लेचर बाय द लॉ डिसाइड करता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पंचायत को टैक्सेस लगाने का पावर दे सकती है। उसको फंड कहाँ से कलेक्ट करना है, कोई टैक्सेस लगाने या फी लगानी है, किसी भी तरीके से फाइनेंशियली ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना के पावर दे सकती है। तो ये जो पावर है टोटली आपका वॉलंटरी पावर है, बट उसको लॉ बनाना है, उसको अपना डिसॉल्व करना है, वो आपका कंपलसरी पावर है, ठीक है। तो ये लॉ जो है डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपनी जो टैक्सेशन पावर है और जो फंड की पावर है वो डिसॉल्व कर सकती है, नीचे दे सकती है अपने पंचायत को, ठीक है। कंस्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे मैंने बताया कि एक सेंट्रल पे फाइनेंस कमीशन होता है, जो 15 फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंडर में मैंने बताया था, जो बनाता है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो आपके लोकल गवर्नमेंट के लिए बनता है। याद रखना ये म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज दोनों के लिए होता है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी और पंचायती राज दोनों के लिए होता है। मैं आपको आगे फिर से एक बार क्लियर कर बता दूंगा करके। दोनों के लिए ये होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन जो उनकी पोजीशन को करता है। ये काम क्या क्या करता है? पहला काम होता है तो फंड को डिसॉल्व करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फंड को स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हमारा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन था वो क्या करता था? स्टेट और सेंटर के बीच में पैसों को डिवाइड करता था, जो फंड हमारा टैक्स से कलेक्शन होता था। ये क्या कर रहा है स्टेट फाइनेंस कमीशन? ये आपका जो स्टेट गवर्नमेंट और आपके लोकल गवर्नमेंट के बीच में फंड का डिवीजन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो ये भी बताएगा कि कौन कौन से टैक्सेस को डिसॉल्व करना चाहिए पंचायत को, और इनको कहाँ कहाँ से ग्रांट्स कितनी देनी चाहिए, ये भी आपको फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। इसके अलावा कोई भी गवर्नर को फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर अगर डिसीजन लेना है वो बताएगा कि फाइनेंस कमीशन आप इसको भी चेक करो, और उसको बताएगा पावर क्या क्या करनी है करके, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन ये देखती है। इसके अलावा ये भी देखेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन को ये जो रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, लोकल पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, इसकी भी रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट को देगी,
ठीक है। और ये गवर्नर को देगी, गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, याद रखना, स्टेट फाइनेंस कमीशन को गवर्नर अपॉइंट करेगा। बट इनका रिमूवल कैसे होगा, जो गवर्नर अपनी बेसिस पे होगा, टाइम टू टाइम हर 5 साल बाद में उसको ये अपॉइंट करना होगा। अपॉइंट करने के बाद में उसकी जो रिपोर्ट रहेगी, रिपोर्ट आपको स्टेट लेजिस्लेचर में रखेगा, वो लोग उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। इसके अलावा जो ये ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ द पंचायत है, ये भी है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जैसे हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑडिट कौन करता है, सीएजी करता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी या इंस्टीट्यूशन बना सकती है जिसमें वो पंचायत का, ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है कि जो पार्लियामेंट का है कंपलसरी 5 ईयर्स के अंदर में इलेक्शन होना चाहिए। अगर बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो बीच में जितना भी डिसॉल्व होने के बाद में जो नहीं होगी वो सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए ही होगी, ठीक है, ताकि हर 5 साल बाद में कंपलसरी आपका इलेक्शन हो। और क्योंकि सभी जगह पे एक साथ पंचायत डिसॉल्व नहीं होगी, कुछ कुछ जगह पे होगी, तो जहाँ पे होगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उतने टाइम के लिए, रिमेनिंग पीरियड के लिए हम लोग वापस बना देंगे, फिर एक साथ पूरे स्टेट में 5 साल बाद में पूरे स्टेट में वापस इलेक्शन करा देंगे, ठीक है। बट स्टेट लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट में होता है उसमें जो इलेक्शंस होते हैं वो एकदम पूरे एक साथ होते हैं, और जो बीच में वो हो जाते हैं उनको बाई इलेक्शन में रिमेनिंग पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाई इलेक्शन में रिमेनिंग पीरियड के लिए होते हैं। इसमें जो होता है कि अगर कहीं बीच में डिसॉल्व हो गए तो उसको रिमेनिंग पीरियड के लिए लाते हैं, ठीक है, ठीक है। हर 5 साल बाद में पूरा नया फिर पूरे स्टेट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, जैसे ही मैंने बताया कि सीएजी आपके सेंटर और स्टेट के अकाउंट्स को ऑडिट करती है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के लिए ऑडिट के लिए, उसके अकाउंट के ऑडिट के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन या प्रोविजंस बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ के थ्रू बना सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपके दोनों म्यूनिसिपालिटी और लोकल पंचायत दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ पंचायत, इलेक्शन ऑफ पंचायत कैसे होते हैं, जैसे मैंने बताया हर 5 साल के लिए, 5 साल बाद में होते हैं। और कौन कराता है, इसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जिसको कंस्टिट्यूट करना कंपलसरी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर एक स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। उसको कौन अपॉइंट करेगा, आपका गवर्नर अपॉइंट करेगा। बट उस रिमूव कैसे होंगे, जैसे हाईकोर्ट के जज रिमूव होते हैं उसी तरीके से रिमूव किया जा सकते हैं। अगर टैक्स सेंटर सेट करता है फिर उससे स्टेट एंड लोकल बॉडीज एक्स्ट्रा इम्पोज करती हैं। जी, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कौन से टैक्स कौन सा सेंटर लगाएगा, कौन सा स्टेट लगाएगा। 3 टाइप के टैक्सेस होते हैं आपके। एक होता है जो सेंटर लगाता है, सेंटर ही उसको कलेक्ट करता है। एक होता है जो सेंटर लगाता है, स्टेट कलेक्ट करता है। तीसरा होता है जो स्टेट लगाता है और स्टेट ही कलेक्ट करता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं और डिफरेंट टाइप की पावर्स दी गई हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में। कुछ टैक्सेस हैं जो सिर्फ सेंटर लगा सकते हैं, कुछ टैक्सेस हैं जो सिर्फ स्टेट लगा सकते हैं। जैसे अब जीएसटी की बात करें, एक सेंट्रल जीएसटी होता है जो सिर्फ सेंटर लगाता है, एक स्टेट जीएसटी होता है जो स्टेट लगाता है, एक इंटरमीडिएटरी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है बट कलेक्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो टैक्सेस का पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर से टैक्सेस सेंटर लगा रही है तो स्टेट वही टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है। उसके ऊपर अपने टैक्स जो उसके जुरिस्डिक्शन में जो टैक्सेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी टैक्सेशन की पावर दी गई है, वो टैक्सेस लगा सकती है, ठीक है, ठीक है। जैसे पहले हमारा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वैट भी लगाती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब लगाती थी, ठीक है। तो डिफरेंट टैक्सेस थे। एक्साइज ड्यूटी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, वैट आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता था, ठीक है। तो एक ही चीज़ पे लगा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट बट लिमिटेड होता है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी कि सभी को? ओके, ठीक है। तो अभी ये स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। बट रिमूवल कैसे होगा, जैसे हाई कोर्ट के जज का रिमूवल होता है उसी बेसिस पे उसका उसका जज का होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, हाई कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है, पार्लियामेंट में आता है 2/3 मेजोरिटी एंड टोटल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, दोनों हाउस में पास होगा, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएगा, सॉरी दोनों पार्लियामेंट में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट जाएगा, प्रेसिडेंट फिर ऑर्डर करेगा। तो उस तरीके से हाईकोर्ट के जज जैसे रिमूव होते हैं वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स रिमूव होंगे, ठीक है।
इसके अलावा ये कंपलसरी प्रोविज़न है जो इसमें करेगा, इसमें इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा किस तरीके से इलेक्शन होगा और किस तरीके से इलेक्शन कराना है, ये सब चीज़ें आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, ये जो प्रोविज़न है ये स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। अगर यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल होने हैं तो प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा, इवन आपका जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाएगा और प्रेसिडेंट बताएगा कि ये जो प्रोविजंस जो मैं पंचायती राज के प्रोविजंस है वो यूनियन टेरिटरी में लागू होंगे कि नहीं। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है। स्टेट हमारे पास में 28 स्टेट हैं और आपके 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है। आज मैं यूनियन टेरिटरीज भी आपको पढ़ा दूंगा, कंट्रोल कंप्लीट करा दूंगा इसको। आज मैं टोटल सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज में ये पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन अप्लीकेबल होंगे कि नहीं अप्लीकेबल होंगे, ये प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि ये अप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। ये दोनों के लिए है, म्यूनसिपालिटीज़ के लिए भी और पंचायत के लिए, ठीक है। पंचायत के भी प्रोविजन और यूनियन म्यूनसिपालिटीज़ के भी जो प्रोविजन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो प्रोविजन है वो यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। कुछ एरियाज हैं जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के जो एरियाज हैं वहां पे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अप्लाई नहीं होगा जनरल टर्म में, बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ के थ्रू, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ के थ्रू वहां पे ये अप्लाई कर सकती है, ठीक है। याद रखना, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ के थ्रू बना सकती है वो प्रोविजन जो इस शेड्यूल्ड एरिया में भी लग सकते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने उसके लिए एक एक्ट बनाया है, पिज़्ज़ा एक्ट, दैट्स अ प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, ठीक है। पिज़्ज़ा एक्ट एक बनाया है उन्होंने, पंचायत ने बनाया है। उसी पिज़्ज़ा एक्ट के थ्रू उन्होंने ये पंचायती राज के जो प्रोविजंस हैं उनको एक्सटेंड किया है, उसमें मॉडिफिकेशन किए हैं शेड्यूल्ड एरिया के हिसाब से, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। वो मैं आज आपको बता दूंगा कि कौन कौन से शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं, क्या क्या है। आपके शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में शेड्यूल एरियाज लिए हुए हैं, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, वो बता दूंगा। तो जो पिज़्ज़ा एक्ट है उसके थ्रू उन्होंने, पार्लियामेंट ने ये लॉज बनाया है पिज़्ज़ा एक्ट, उसके थ्रू उन्होंने शेड्यूल्ड एरिया में पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। और ये बताया है उन्होंने कि ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि उसमें पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन अप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। ये आपके इस आर्टिकल्स में दिए हुए, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी वगैरह आए थे तो उसके बाद में कुछ कुछ स्टेट्स ने अपने कुछ लॉज बना के, पंचायती राज के लॉज बना के पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज स्टार्ट कर दी थी अपने स्टेट्स में, ठीक है। उसके बाद में ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, क्योंकि 1990s में आया था, ठीक है। तो ये 1960s और 70s में लोगों ने बना दिए थे। तो उन्होंने बोला कि जो पुराने लॉज हैं वो सिर्फ 1 साल तक अप्लाई रहेंगे, मतलब जो पुराने लॉज हैं पंचायत से और म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड वो सिर्फ 1 साल तक एप्लीकेबल रहेंगे। उसके 1 साल के बाद में आपको इन प्रोविजन के हिसाब से, ये जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से आपको नए लॉ बनाने पड़ेंगे, उन नए लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये इस आर्टिकल में दिया हुआ है। इसके अलावा इस आर्टिकल में क्या बोला है कि इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे आपके मैंने बताया कि पंचायत और स्टेट लेजिस्लेचर में जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तब तक कोर्ट कभी भी इंटरवीन नहीं करेगा। सिमिलरली इसमें भी बोला गया है कि जो आपके कोर्ट रहेंगे वो इंटरवीन नहीं करेंगे इलेक्टोरल मैटर्स में, ठीक है। सो दीज आर द लोकल गवर्नमेंट, पंचायती गवर्नमेंट के मैटर्स हैं जो मैंने आपको क्लियरली सारे बता दिए। इसमें जो स्पेशल रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल फंड्स बना सकती है, जैसे यहाँ पे ये पावर ऑफ फंड्स ये सब बात करें यहाँ पे 243 में, इसमें चाहे तो ये गवर्नमेंट जो है स्पेशल लोकल गवर्नमेंट के लिए स्पेशल फंड बना सकती है जहाँ पे वो लोकल गवर्नमेंट को पैसा दे सकती है, ठीक है। नाउ वी विल गो टू दिस म्यूनसिपालिटीज अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये अपने पार्ट 9th A में दिया है, ठीक है, पार्ट 9A। ये उसके बाद में जो लोकल पंचायत है ना, पंचायत जहाँ पे 243O पे खत्म हो रहा है, ये देखो आपको दिखाते हैं 243O पे खत्म हो रहा है आपका पंचायत, और O के बाद में 243P से Z तक आपके लोकल, जे देखो O तक आपका लोकल पंचायत खत्म हो गया था, पंचायत गवर्नमेंट। उसके बाद में P से आपके लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है, म्यूनसिपालिटीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें भी प्रोविजंस दिए हुए हैं। पहला P में डिफिनीशंस है, फिर
दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपोजिशन है, जो आपके रिजर्वेशन, ये चीज़ सेम है SC STs वगैरह के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ड्यूरेशन भी सेम है म्यूनसिपालिटीज़ के लिए, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। डिस्क्वालिफिकेशन भी सेम है, स्टेट लेजिस्लेचर आपका लॉ बना के डिसाइड करेगा, ठीक है। पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी म्यूनसिपालिटीज़ की स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, ठीक है। पावर टू इम्पोज टैक्सेस, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा म्यूनसिपालिटीज़ में कौन कौन से पावर्स लगा सकते हैं। फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी हमने बता दिया कि फाइनेंस कमीशन एक रहेगा जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा पैसे को, इवन फंड्स को भी बता सकता है, कौन कौन से टैक्सेस म्यूनसिपालिटीज़ बता सकती है, ग्रांट कितनी देनी है, ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, आपका फाइनेंस कमीशन करेगा। ऑडिट के लिए भी कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। इलेक्शन के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा अप्लाई होगा कि नहीं, कुछ सर्टेन पे ये अप्लाई नहीं होगा वो भी मैंने बता दिया। कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि पहले से कुछ स्टेट्स ने म्यूनसिपलिटीज़ के लिए लॉज वगैरह बनाए हुए थे, तो वो एक साल के लिए कंटिन्यू रहेंगे, उसके बाद में ये करेंगे। अभी वो सिर्फ एक साल कब का है, जब ये लॉ बना था, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया था, ठीक है। 74th, वो 73rd था, ये 74th था, ठीक है। तो जब ये अमेंडमेंट हुआ था उसके एक साल के अंडर में जितने भी पुराने लॉज थे वो सब एप्लीकेबल थे, उसके बाद से खत्म हो जाएंगे, नए लॉ बनाने पड़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट वाला भी मैंने आपको बता दिया। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, कंप्लीट कर देते हैं फिर, ठीक है। तो इसमें जो डिफिनीशन दी हुई है उसमें डिफिनीशन में ये बोला है कि म्यूनसिपालिटी 3 टाइप की होंगी, ठीक है। पहला तो नगर पंचायत, जो आपके ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन एरिया है, सॉरी ट्रांजिशन एरिया, जो विलेज से टाउन की तरफ मूव कर रहा है, अभी ट्रांजिशन ही है, ना ही पूरा टाउन बना है और ना ही, मतलब ना ही पूरा शहर बना है, सिटी बना है, और ना ही आपका विलेज रहा है अभी, ठीक है। तो उसको वहाँ पे नगर पंचायत बनाई जा सकती है, ठीक है। दूसरा है म्यूनसिपल काउंसिल। म्यूनसिपल काउंसिल वो उसके लिए जो स्मॉलर अर्बन एरिया, जो छोटे छोटे अर्बन एरियाज, नए जो अर्बन एरियाज क्रिएट हो रहे हैं, छोटे हैं, उसको वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल बनाएगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे बड़े एरियाज हैं, ठीक है, जैसे सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, ये जितने बड़े एरियाज हैं, कोलकाता, ये जो बड़े एरियाज हैं वहाँ पे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनेगा, ठीक है। जो बड़े एरियाज है वहाँ पे म्यूनसिपल का कौन डिसाइड करेगा, ये गवर्नर डिसाइड करेगा। जब गवर्नर ये डिसाइड करेगा तो किस तरीके से डिसाइड करेगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस में, नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट कितना है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे और उसमें किस तरीके से एक्टिविटीज़ हो रही है, इंपॉर्टेंस कितना है उसका स्टेट के अंडर में, तो इन सब बॉडीज़ को रिस्पेक्ट में देखते हुए, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है वो उसमें, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए वो गवर्नर डिसाइड करेगा कि वो नगर पंचायत में आती है या आपके म्यूनसिपल काउंसिल में आती है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आती है, ठीक है। इनके बेसिस पे ये डिसीजन होगा, ठीक है। तो ये गवर्नर डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइप का रहेगा और क्या रहेगा, ठीक है। जो म्यूनसिपैलिटीज होती है वो डिवाइडेड होती है वार्ड्स में, जैसे हमने विलेज के लेवल पे जो होती है, विलेज के लेवल पे भी आपका डिवीज़न होता है वार्ड्स में, ठीक है। वो वार्ड्स जैसे आपके जो विलेज होते हैं ना, जैसे विलेज पंचायत जो होती है वो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं ना, उनके विलेज के लेवल पे डिसाइड कर दिए जाते हैं, वहाँ से मेंबर इलेक्ट होते आते हैं, एक एक मेंबर उस वार्ड से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका सिटी है, सिटी में छोटे छोटे वार्ड्स बना दिए जाएंगे, एक वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट होगा। जो लोग सिटी में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो गांव में है तो उन्होंने ग्राम प्रधान पंचायत के इलेक्शंस देखे होते हैं कि एक एक मोहल्ले को वार्ड बना देते हैं छोटा सा, वहाँ से एक मेंबर इलेक्ट होता है। फिर एक टोटली, जैसे हमारी यूपी में है तो ग्राम जो प्रधान होता है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वो स्टेट गवर्नमेंट, मैंने बोला कि जो पंचायत का जो चेयरपर्सन है उसका इलेक्शन कैसे होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड होता है। तो आपके पंजाब में डिफरेंट हो सकता है, और मध्य प्रदेश में अलग हो सकता है, महाराष्ट्र में अलग हो सकता है, यूपी में जैसे हमारे यहाँ वो है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसका वार्ड का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये इसमें ही सिंपली म्यूनसिपैलिटी में भी सेम होता है कि उसको डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और उसकी वोटिंग होती है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो जो चेयरपर्सन रहेगा, जो टोटल म्यूनसिपैलिटी का जो चेयरपर्सन रहेगा उसका इलेक्शन किस तरीके से होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा या इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, वो डिसीजन स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के डिसाइड कर सकती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के डिसाइड करेगी कि जो चेयरपर्सन का इलेक्शन किस तरीके से,
ठीक है। इसके अलावा जो आपकी म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन बनेगी, उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर ये भी कर सकती है कि कोई स्पेशल नॉलेज का पर्सन है उसको भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, पर उसको वोटिंग राइट नहीं रहेगा। ठीक है, उसको वोटिंग राइट नहीं रहेगा, जो वोटिंग से डिसीजन होगा उस पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये वार्ड्स जो वार्ड से जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन बनेगा या म्यूनसिपैलिटी जो बनेगी, जो डिफरेंट नगर पंचायत या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर लॉ के थ्रू कर सकती है कि इतने मेंबर जो होंगे स्पेशल नॉलेज के नॉमिनेट भी किए जा सकते हैं। ठीक है, ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर को दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एमपीज, एमएलएज, एमएलसी या किसी और कमेटी का चेयरपर्सन को भी इंक्लूड कर सकती है। ठीक है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो वार्ड कमिटीज के लिए रूल्स बनाती है, उनके रेगुलेशन होती है, उसका लॉ बनाती है। वार्ड कमिटीज क्या होती हैं, जो डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, जैसे एक म्यूनसिपैलिटी में 25 वार्ड है तो 5 ग्रुप के वार्ड कमिटीज बना दिए। वो वार्ड कमिटीज एक तरीके से लेजिस्लेचर की तरह काम करती है। वो लोग डिसाइड कर देंगे कौन कौन सा काम लेना है, कौन कौन से किस तरीके से यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। रिजर्वेशन कैसे होता है, SC ST के पॉपुलेशन के बेसिस पे रहेगा, और आपके वुमेन की 1/3 मिनिमम 1/3 पॉपुलेशन के लिए रहेगा, और इसके अलावा आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, नाउ दीज आर प्रोविजंस जो मैंने आपको बता दिया, ये कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन और वार्ड कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन। ठीक है, इसके कंपोजिशन जो होते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं उसी के द्वारा होते हैं। इसमें चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशल नॉलेज के लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, एमपीज, एमएलए और एमएलसीज हैं उनको भी डाल सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ के थ्रू बना सकती है। ठीक है, इसमें एक प्रोविजन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ, तो ये उसमें मेंबर्स इलेक्टेड भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं ये इसके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है, एक डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग कमेटी होती है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट प्लान की ये लोग प्लान बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। तो इसमें आपके जो इस बहुत डिस्ट्रिक्ट में आपके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी रहेंगे, म्यूनसिपैलिटीज रहेंगे, डिफरेंट काउंसिल भी हो सकती है, और म्यूनसिपैलिटीज आपकी ये नगर पंचायत भी हो सकती है, काउंसिल भी हो सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीज़ें हो सकती है, आपकी ग्राम पंचायत भी होंगे। तो सभी के मेंबर्स को इन्वॉल्व करके आपके यही मेंबर्स अपने में से, ये जो मेंबर्स रहेंगे ग्राम पंचायत के तीनों लेवल पे, और जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी काउंसिल या फिर नगर पंचायत जो है, इनके सभी मेंबर्स अपने में से ही मेंबर्स को इलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में भेजेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 4/4 डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 4/5 मेंबर्स जितने मेंबर्स रहेंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, बट उसके 4/5 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे किसमें से, ग्राम पंचायत और आपके पंचायत समिति या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो पंचायती सिस्टम है और जो म्यूनसिपैलिटी सिस्टम है, उनमें से इलेक्ट होके 4/5 मेंबर्स आएंगे। ठीक है, और वो मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पंचायत से कितने आएंगे या म्यूनसिपैलिटी से कितने आएंगे, वो डिपेंड करेगा आपकी कितनी पंचायतें हैं और कितनी म्यूनसिपैलिटीज हैं, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ग्राम पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज में, बट टोटल जो मिनिमम है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में मिनिमम 4/5 मेंबर्स आपके इलेक्टेड होने चाहिए इन्हीं दोनों से। इसके अलावा नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, इवन एमपीज भी आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में आ सकते हैं, एमएलसीज भी, एमएलए भी। वो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ जो बनाएंगे उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर हो सकते हैं वो डिसाइड हो गए, बट मिनिमम 4/5 आपके इलेक्टेड होंगे। वो इलेक्शन कहाँ से, म्यूनसिपैलिटीज और पंचायती से होके आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ये बेसिकली क्या करती है, जो नीचे लेवल के जो प्लानिंग है, जैसे ग्राम पंचायत से प्लानिंग मांगेगी, ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग मांगेगी कि आप क्या क्या कराना चाहते हो लोकल लेवल पे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो पंचायत है उनसे प्लानिंग मांगेगी, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी से प्लानिंग मांगेगी। सभी को कंपाइल करके एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बनाएगी। वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगी कि इसमें इतना फंड चाहिए, ये हमें कराना है, आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करो। ठीक है, तो इस तरीके से एक डेवलपमेंट प्लान बनाती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, इसमें आपके IAS ऑफिसर भी हो सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो भी आपका इंक्लूड हो सकता है, उसको भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाएगी उसमें कौन कौन से मेंबर हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका
अब आता है कमेटी फॉर मेट्रोपोलियन प्लानिंग। जैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वैसे जो मेट्रोपोलियन सिटी होते हैं, जो बड़े बड़े बिग सिटीज़ हैं, दिल्ली मेट्रो, कोलकाता, ये बड़े बड़े सिटी है, वहाँ में मेट्रोपोलिटन होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी बनेगी। उसमें भी सेम है, म्यूनसिपालिटी जब पंचायत जो भी आएंगी उसके मेंबर्स रहेंगे, और इसमें इन्होंने बोला है 2/3 मेंबर्स। यहाँ पे जैसे 4th 5th है, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2/3 मेंबर्स इलेक्टेड रहेंगे और रिमेनिंग आपके नॉमिनेटेड हो सकते हैं, ठीक है। वो कौन, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके अंडर में वो मेट्रोपोलिटन सिटी आ रहा है, मेट्रोपोलिटन सिटी, उस मेट्रोपोलिटन सिटी के जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो लॉ बना के डिसाइड करेगा कि कौन कौन से मेंबर नॉमिनेटेड हैं और कौन से नहीं। इसमें एमपी, एमएलएज, एमएलसीज, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, सारे के मेंबर्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। इवन स्पेशल नॉलेज के भी लोग इंक्लूड किया जा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी। ये भी सेम काम करती है, डेवलपमेंट प्लान बनाती है, डिफरेंट लोगों से उनका करके उनसे प्लानिंग मांगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब कुछ इंक्लूड करेंगे। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 11th और 12th शेड्यूल इंक्लूड किया गया है। 11th शेड्यूल जो है आपका पंचायत के लिए इंक्लूड किया गया है। उस 11th शेड्यूल में आपको वो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए जिसपे लोक पंचायती राज अपना काम करेगा, ठीक है। वो सब्जेक्ट जो हैं स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने हैं, देने हैं पंचायती राज को, ठीक है। ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जैसे ही 7th शेड्यूल में सेंटर और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट दी है, वैसे ही 11th शेड्यूल में लिस्ट दी है सब्जेक्ट की जो पंचायती राज जिसपे काम करेगा, ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 में हेल्थ केयर के लिए बोलते हैं कि आपका पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कम करने के लिए, वो उसमें हेल्थ केयर प्रोविजंस आपके 29 में जो लिस्ट है उसमें हेल्थ कवर आपके इंक्लूड किया गया। मैं आपको एक बार वो लिस्ट पढ़ के सुना देता हूँ, सो दैट यू शुड हैव आइडिया कि ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, लोकल लेवल पे काम क्या होता है। पहला है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। दूसरा है लैंड इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। दीज आर द सब्जेक्ट, ये मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ जिस पे पंचायती राज को काम करना है, उस पर लॉ बना सकती है उसके लिए लोकल लेवल पे, और उस पर क्या क्या काम करना है, डिसीजंस जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए करेगी, ठीक है। तो पहला एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड। दूसरा है आपका लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। थर्ड इज माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर सेट डेवलपमेंट। चौथा है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पोल्ट्री। पांचवा है फिशरीज। छठा है सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है याद कर लेना इसको, आपको इन्वायरमेंट में आएगा। एंड फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है? सोशल फॉरेस्ट्री बेसिकली ये होता है कि जो आपकी सोशल लैंड है, सोशल लैंड होती है जैसे जो गवर्नमेंट की लैंड होती है एक तरीके से, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत की कुछ लैंड डिसाइडेड होती है कि ये ग्राम पंचायत की लैंड होगी, तो वहाँ पे फॉरेस्ट को बनाना, ठीक है। रेलवे के साइड में जो है फॉरेस्ट को डेवलप करना, तो ये सोशल फॉरेस्ट्री होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होती है? फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री मतलब जो आपके फॉरेस्ट के जो पौधे हैं वो फार्म में लगाने, अपने उसकी फार्मिंग करनी, फॉरेस्ट की फार्मिंग करनी, ठीक है। जो प्लांट है उसकी फार्मिंग करनी है, उस तरीके से उसको अपने इकोनॉमिक में और इन्वायरमेंट के बेसिस पे यूज करना, ठीक है। तो ये सब काम भी आपका ग्राम पंचायत के अंडर में डाला गया है, ठीक है। सॉरी, पंचायती सिस्टम के अंडर में दिया गया, तीनों लेवल पे, तीनों टायर पे ये रहेगा, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सातवां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। याद रखना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी आपको उसमें डाला गया, ठीक है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फिर है खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी डाला गया है, ठीक है। रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड वाटर, रोड्स, culverts, bridges, ferries, waterways, other means of communication, rural electrification including distribution of electricity, non-conventional energy sources, poverty elevation program, education including primary and secondary school। देखना है यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी को इंक्लूड किया गया है, हायर्स को नहीं इंक्लूड किया गया, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पंचायत लेवल पे हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज और कल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। मार्केट्स, फेयर्स, जो मेले वगैरह लगते हैं, ठीक है। फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। याद रखना हेल्थ और सैनिटाइजेशन सब्जेक्ट आपके डाला गया पंचायती राज सिस्टम में, ठीक है। इसलिए कोविड-19 को हैंडल करने के लिए पंचायती राज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है, क्योंकि उनके एक तो
दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि उनका एक तो जॉब है ये हेल्थ और सैनिटेशन को इंक्लूड करना, ठीक है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड डिस्पेंसरीज, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी एसेट्स, ठीक है। ये 29 लिस्ट अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की लिस्ट है, 29 सब्जेक्ट की लिस्ट है जो इंक्लूड की गई है, जिसमें पंचायती राज आपको चेक करेंगे, ठीक है। सिमिलरली म्यूनसिपालिटीज, जो आपकी म्यूनसिपालिटीज हैं उन्होंने 12th शेड्यूल डाला गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 12th शेड्यूल डाला गया है जिसमें म्यूनसिपालिटीज से रिलेटेड लिस्ट डाली गई है, ठीक है। उसमें 18 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट पे वो लोग अपने लॉज बना सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 18 लिस्ट आपके 12th शेड्यूल में डाला गया है आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, ठीक है। तो ये याद रखना, यहीं पे आपका म्यूनसिपालिटीज खत्म हो जाता है, सारे प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए। कुछ और चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्बन गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की रहती हैं करके, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसमें 3 टाइप के रहते हैं, काउंसिल होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, कमिश्नर होती है, ठीक है। काउंसिल में वार्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो काउंसिल में आते हैं, और काउंसिल में आपके 3/4 मेंबर इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, आपके एमपीज एमएलएज भी हो सकते हैं। ये काउंसिल आपका एक लेजिस्लेचर की तरह काम करता है, ठीक है। ये बताता है कि कहाँ पे क्या क्या काम करना है करके, ठीक है। और वो कहाँ कौन काम करेगा, स्टैंडिंग कमिटीज हो, जो काउंसिल है, काउंसिल जो होगा कि डिसीजन लेगा कि कहाँ पे हमें पैसा खत्म करना है, किस किस जगह पे खत्म करना है, कौन कौन सा काम कहाँ पे करना है, ठीक है। कमिश्नर जो होता है वो हेड होता है काउंसिल का एक तरीके से, और वो देखता है एक तरीके की कि मेयर जो होता है, सॉरी मेयर जो होता है वो हेड होता है, जो एक तरीके से वो देखता है कि वो सारा काम सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और कमिश्नर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है एक तरीके से काउंसिल का, और ये लोकल लेवल की आप क्या बात कर रहे हैं जी, आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर लोकल लेवल का कोई मेंबर भी इलेक्ट होता है राज्यसभा में, देन डेवलपमेंट में हेल्प ना होती। प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। लोकल लेवल का मतलब क्या होता है? लोकल लेवल तो कोई भी आप इलेक्ट होता है राज्यसभा में, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि राज्यसभा में कोई इलेक्ट नहीं हो सकता, राज्यसभा में कोई भी इलेक्ट हो सकता है। आप क्या बोलो, लोकल गवर्नमेंट से कोई पर्सन इलेक्ट होकर जाता है राज्यसभा में, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आपका स्टेटमेंट, प्लीज थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए इसको। हाँ जी, तब तक मैं आगे बताता हूँ आपको कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में ये 3 चीज़ें होती है, काउंसिल एज अ लेजिस्लेचर, और मैक्सिमम क्या क्या डिसीजंस लेने, क्या क्या एक्शंस लेने हैं वो बताती है। और स्टैंडिंग, ये जो 3 है, ये 2 जो है ये स्टेचुटरी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, जो मैंने अभी बात की है, नगर पंचायत, म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़े एरियाज़ के लिए होता है, म्यूनसिपालिटी छोटी एरियाज़ के लिए होती है, ठीक है। तो ये कमिश्नर होता है और कमिश्नर सारे एक्शंस लेता है, ठीक है, ठीक है। और जो यहाँ म्यूनसिपालिटीज़ है तो इसमें काउंसिल भी रहेगी सेम, जिसमें इसमें काउंसिल रहती है सेम रहती है। स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी क्या है कि जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट में डिफरेंट टाइप के कमिटीज़ होती हैं, वैसे यहाँ पे भी म्यूनसिपल काउंसिल में कुछ मेंबर्स की स्टैंडिंग कमेटी हो जाएगी, वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, या किसी और चीज़ के लिए, पोल्यूशन है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को देखेंगे और उसी हिसाब से देखेंगे उसमें क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल के ही मेंबर्स को बना के बनती है, ये लोग चाहे तो स्पेशल मेंबर्स को भी बुला सकते हैं डिसीजन और अपना इनपुट देने के लिए। राज्यसभा के मेंबर नहीं है, आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करती है, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स जो हैं लोकल बॉडीज के थ्रू, जो डिफरेंट बॉडीज होती हैं उसमें लोकल बॉडीज भी इंक्लूड होती हैं, वो होती हैं, ठीक है। राज्यसभा के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी इलेक्टोरल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा नेसेसिटी है, क्योंकि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, और स्टेट को रिप्रेजेंटेशन में आपका स्टेट के एमएलए सफिशिएंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, और उसमें सारे लोकल जो आपके लोकल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सबका डिस्ट्रीब्यूशन चला जाता है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से। आपको पता है 40 लाख से ज़्यादा आपके पंचायती राज सिस्टम में इलेक्टेड चेयरपर्सन है, तो 40 लाख से ज़्यादा मेंबर्स से इलेक्शन कराना राज्यसभा के लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे इलेक्शंस होते रहते हैं। तो आई थिंक वो एमएलए से सफिशिएंट है, एमएलए सफिशिएंट फॉर राज्यसभा इलेक्शन, ठीक है। हाँ जी, म्यूनसिपालिटीज़
म्यूनसिपालिटीज़ में भी जैसे यहाँ कमिश्नर होता है, वहाँ पे सीईओ ये होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो काउंसिल का भी हेड होता है और वही आपके एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेता है, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है, सॉरी यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इलेक्शन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो म्यूनसिपालिटीज़ के लिए सारे एक्शंस एग्जीक्यूट कराता है। ये जो कमिश्नर होता है ये आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, आईएएस ऑफिसर यूजली आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, ठीक है। ये सीईओ आपका इलेक्टेड भी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको नॉमिनेट कर सकती है, ठीक है। नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होते हैं? नोटिफाइड एरिया कमेटी वो होते हैं जिन्हें जो म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है बट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट जो है गजट नोटिफिकेशन के अंडर में बोल सकती है कि ये स्पेशल एरिया है, इसको हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट के थ्रू डील करेंगे, ठीक है। तो इसको नोटिफाइड एरिया कमेटी बोलते हैं। इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं सारे के सारे नॉमिनेटेड होते हैं, उसी नॉमिनेटेड में एक बंदे को चेयरपर्सन बना दिया जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। सारे के सारे ये लोग डिसीजन वहीं पे लेते हैं और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक है। नोटिफाइड एरिया आपके ना ही स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी किसी लॉ के अंदर में नहीं लिखा है इसका, ये सिर्फ गवर्नमेंट नोटिफाइड करके गजट में अपने नोटिफाई करके किसी भी एरिया को अपना नोटिफाइड एरिया कमेटी बना सकता है वहाँ पे उस एरिया में, और उसको लोकल गवर्नमेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। टाउन एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट में जो म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इंक्लूडेड नहीं है और बट गवर्नमेंट को लगता है कि उसको इंक्लूड करना चाहिए, तो स्पेशल लॉ बना के एक स्पेशल लॉ बना के उसको टाउन एरिया कमेटी के अंडर में डाला गया है, ठीक है। तो टाउन एरिया कमेटी जो आपका है आपकी सेमी म्यूनसिपलिटी अथॉरिटी होती है और इसमें जो सिविक फंक्शन होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं, ड्रेनेज रोड ये सब चीज़ें को कंस्ट्रक्शन करना, स्ट्रीट लाइटनिंग को देखना, ये सब चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट इनके सारे कंपोजिशन और फंक्शनिंग सब डिसाइड करती है और ये इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं या पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट टोटल डिसाइड करती है, ठीक है, इस टाउन एरिया कमेटीज के लिए, ठीक है। नाउ कंटोनमेंट एरिया कैंट एरिया आपने सुना होगा। कैंट एरिया क्या होता है? तो जो कैंट एरिया होता है मिलिट्री एरिया के सिविल बॉडीज जो सिविल अथॉरिटीज होती हैं वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो उसको जो गवर्न करती है वो कंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं उसको, ठीक। कैंट एरिया में जो लोकल बॉडीज होती है जो वहाँ पे सारा लोकल चीज़ें देखती है, रोड का कंस्ट्रक्शन करना, एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी चीज़ें हैं वो कंटोनमेंट बोर्ड देखती है, ठीक है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंटोनमेंट एक्ट 2006 बनाया हुआ है, उसके अंडर में सारी चीज़ें होती है, सारे प्रोविजन दिए हुए हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, याद रखना। और सारे ऊपर के जितने भी मैंने बताए हैं ये स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बट कंटेनमेंट बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, ये याद रखना। इसमें पार्शली नॉमिनेटेड होते हैं और पार्शली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो नॉमिनेटेड होते हैं वो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो डिसाइड करती है कितने टाइम तक रहेंगे, ठीक है। बट जो इलेक्टेड होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी एक पोस्ट होती है जो आपको कंटोनमेंट बोर्ड में आप उसमें इलेक्ट हो सकते हैं, उसमें नॉमिनेट होते हैं, गवर्नमेंट आपको नॉमिनेट करती है, ठीक है। उसमें एक पोस्ट होती है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम, उसमें एक पोस्ट होती है जिसके थ्रू आप कंटोनमेंट बोर्ड में मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाउनशिप जो जो ऊपर किसी में नहीं है उसको टाउनशिप क्या होती है? जैसे जो पीएसयूज वगैरह होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपनी टाउनशिप जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं वो अपने जो मेंबर वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनको रहने के लिए एक टाउनशिप बना देती है कि आप इसमें रहोगे। वहाँ के लिए लोकल गवर्नमेंट जो भी है उसके रूल्स पीएसयूज बनाती है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो टाउनशिप बेसिकली क्या होती है, जो बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट है तो वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए एक जगह चूज करते हैं, वहाँ पे पूरी टाउन बनाते हैं और उसको उसके अंडर में क्या रूल्स रेगुलेशन कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके लिए टाउनशिप बनाते हैं और उसके मेंबर्स वगैरह वो सब लोग डिसाइड करते हैं। जो पहले किसी में इंक्लूड नहीं हुआ है, अगर उनको लगता है कि अभी ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ पे बनाया जा सकता है ना म्यूनसिपालिटी बना सकता है, इनके लिए स्पेशल लॉ है। अगर गवर्नमेंट को बनाना है, अगर कोई नया एरिया लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हो गया है और उनको लगता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपालिटी बनाना है तो उसके लिए उनको लॉ पास करना पड़ेगा। तो लॉ की जगह पे उन्होंने क्या किया कि गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू बना दिया, बाद में चाहे तो लॉ के थ्रू उनको म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन बना सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाइड एरिया कमेटी बना के उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो पोर्ट
पोर्ट है ना, पोर्ट जो होते हैं जैसे कोलकाता पोर्ट है और डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पोर्ट है, तो वहाँ पे पोर्ट ट्रस्ट बनाया हुआ है। वो पोर्ट ट्रस्ट जो होता है वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, लोकल लेवल पे रोड वगैरह बनी है कि नहीं, ट्रस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं पूरा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए, कौन वहाँ पे मैक्सिमम डिसीजन लेगा, वो पोर्ट ट्रस्ट बनाया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे। वो किसने बनाया? पार्लियामेंट ने क्रिएट किया है एक्ट के थ्रू, पोर्ट ट्रस्ट एक्ट बनाया हुआ है, उसके थ्रू बनाया हुआ है। और इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के अर्बन गवर्नमेंट होती है, इसके अलावा स्पेशल टाइप के भी बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है बना सकती है। स्पेसिफाइड लोग अर्बन गवर्नमेंट के लिए स्पेसिफाइड एरिया बना सकती है, स्पेसिफाइड कमेटी या डिफरेंट टाइप के एजेंसीज बना सकती है। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बना सकता है अंडर आर्टिकल 263। अंडर 263 के अंडर में वो एक सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बना सकता है। उसमें आपका जो मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है वो मेंबर होते हैं, और आपके जो स्टेट के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं वो आपके मेंबर होते हैं। ठीक है। और इसका जो यूनियन मिनिस्टर होता है, यूनियन जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वो आपके चेयरमैन की तरह काम करते हैं। ठीक है। ये बेसिकली देखते हैं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं, उसमें क्या क्या एरियाज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नोटिफाइड एरियाज और स्पेशल एरियाज, इसके अलावा भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल और भी एरियाज बना सकती है। ठीक है, ठीक है, और भी चाहे तो बना सकती है कमिटीज, डिफरेंट टाइप की कमिटीज बना सकती है। ठीक है। और बेसिकली ये क्या होती है कि जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है ना, कि किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या किसी टाउन के एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होने की वजह से वो एक एरिया आ गया जो अर्बनाइज तो हो गया है, बट वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं आया, तो गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे अगर गैजेट नोटिफिकेशन की तरह नोटिफाइड एरिया कमेटी बना सकता है वहाँ पे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट में आपका जो अर्बन डेवलपमेंट का मिनिस्टर होता है, सेंट्रल मिनिस्टर, वो होते हैं, वो चेयरमैन की तरह काम करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, और ये लोग डिसाइड करते हैं आपस में कि लोकल गवर्नमेंट के कौन कितनी अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है और क्या क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से वो और इफेक्टिव काम करे। ठीक है। यहाँ पे आपका लोकल गवर्नमेंट खत्म हो जाता है, आपका पंचायती और म्यूनसिपालिटीज। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज का प्रोविजन क्या क्या होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन है वो भी मैं आपको बता दूंगा करके। तो पहला तो ये 8 नंबर है, टोटल 8 नंबर है, मैंने आपको बताया हुआ है टोटल 8 नंबर है। और ये एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। एक एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन यूनियन टेरिटरी को अपॉइंट करके, उस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करता है। ठीक है। उस एडमिनिस्ट्रेटर का नाम अलग अलग होता है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार एंड JNK एंड लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी और दिल्ली और लद्दाख में इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, LG बोलते हैं। ठीक है। और चंडीगढ़, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली एंड लक्षद्वीप में इसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए हैं इसको। जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम करता है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो बोलेगा वही करेगा, वो प्रेसिडेंट ही उसको अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट के नाम पे ही वो सारे के सारे यूनियन टेरिटरी पे एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है। ठीक है। तो नाम अलग अलग है, वो नाम याद कर लेना बस। कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जैसे दिल्ली है। दिल्ली एक जो तीन यूनियन टेरिटरी अपनी इंडिया में ऐसी हैं जहां पे उनको लेजिस्लेचर भी दिया है। ठीक है। और सभी यूनियन टेरिटरी का जो लॉ बनाने का काम है वो पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी यूनियन टेरिटरीज के लिए। पर जो 3 लेजिस्लेचर है, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड JNK, जो अभी रिसेंटली मिला है, वहां पे लेजिस्लेचर होगा। ठीक है। वो खुद का लेजिस्लेचर होगा विद CM, मतलब चीफ मिनिस्टर भी होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रहेगा। ठीक है। वो विद चीफ मिनिस्टर और लेजिस्लेचर होगा, उनका खुद का होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, इनकी खुद की होगी। और जितनी भी रिमेनिंग यूनियन टेरिटरी है उनके जो लॉज हैं, चाहे स्टेट लिस्ट हो, चाहे यूनियन लिस्ट हो, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो, सभी पे पार्लियामेंट लॉज बनाएगी। बट दिल्ली, पौंडीचेरी और JNK पे लेजिस्लेचर उनका खुद होगा, और वो स्पेशल लॉज बना सकते हैं। ठीक है। किस किस पे स्पेशल लॉज बना सकते हैं?
ठीक है। पार्लियामेंट, पहली बात तो इनके लेजिस्लेचर होने के बाद में भी पार्लियामेंट तीनों लिस्ट पे लॉ बना सकती है, याद रखना, ठीक है। जिनका पार्लियामेंट लेजिस्लेचर नहीं है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए तो पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। बट अगर जिनका लेजिस्लेचर है वहां पे भी पार्लियामेंट तीनों लिस्ट पे लॉ बना सकती है, ठीक है। वहां पे लेजिस्लेचर है, ठीक है, बट फिर भी लॉ पार्लियामेंट बना सकती है तीनों के केस में, ठीक है। और पांडिचेरी के केस में जो आपका पार्लियामेंट है वो स्टेट और लेजिस्लेचर कॉन्करेंट लिस्ट पे भी लॉ बनाएगी, ठीक है, याद रखना। जो तीनों पे बना सकती है, पांडिचेरी, दिल्ली और जे में, बट जो पांडिचेरी का जो लेजिस्लेचर है वो जो पांडिचेरी में जो लेजिस्लेचर है, पांडिचेरी का जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉज बना सकता है, ठीक है। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट का लॉ हमेशा सुपरवीन करेगा, उसके ऊपर सुपीरियर रहेगा, ठीक है। अगर एक पांडिचेरी का लेजिस्लेचर है, उन्होंने लॉज बनाया स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट पे, अगर पार्लियामेंट ने कोई दूसरा लॉ बनाया, दोनों के कन्फ्लिक्ट आया, तो पार्लियामेंट का लॉ ओवरराइड कर देगा पांडिचेरी लेजिस्लेचर का लॉ को, ठीक है। वैसे दिल्ली का लेजिस्लेचर जो है, दिल्ली में जो लेजिस्लेचर होगा, जो 70 एमपीज के एमएलएज के जो इलेक्शन होते हैं जो अभी रिसेंटली हुए थे, तो दिल्ली में जो लेजिस्लेचर रहेगा वो स्टेट लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉज बना सकता है। पर स्टेट लिस्ट में जो पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है और लैंड है, इन 3 सब्जेक्ट पे लॉ नहीं बना सकता। इन 3 सब्जेक्ट में सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ के और सभी पे स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे दिल्ली का जो लेजिस्लेचर है वह लॉ बना सकता है। बट इन 3 सब्जेक्ट पे सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, उस पर तो पार्लियामेंट बनाएगा ही बनाएगा। दिल्ली का लेजिस्लेचर भी बना सकता है स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट पे, बट वहां पे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे नहीं बना सकता। सिमिलरली जेएनके का जो लेजिस्लेचर है वो भी स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बना सकता है, बट पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है, जो स्टेट लिस्ट के एक्सेप्शन है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लॉ एंड, उस पर नहीं बना सकते, ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना, ठीक है। दिल्ली का जो स्पेशल ये दिया गया था स्टेटस, जिसमें लेजिस्लेचर भी बनाया गया था दिल्ली में, ये 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरी कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है। ओके, तो दिल्ली और पांडिचेरी और जेएनके में स्पेशल लेजिस्लेचर दिया हुआ है, लॉ बनाने की पावर दी गई है। बट वो किस किस पे लॉ बना सकते हैं? पांडिचेरी में स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकते हैं, दिल्ली में स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकते हैं, बट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे नहीं बना सकते। जेएनके पे भी लैंड और स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकते हैं, बट पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे नहीं बना सकते लॉज। उस पर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी जो होती है यूनियन की टेरिटरी है, मतलब सेंटर की टेरिटरी है। बट दिल्ली, पांडिचेरी और जेएनके में स्पेशली बोला है कि गवर्नमेंट जो वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा पब्लिक है, तो उन्होंने बोला कि आप अपना खुद का एक लेजिस्लेचर लगो जो अपने लॉ बनाए, बट उसको सुपरवाइज कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। अगर पार्लियामेंट को लगता है कुछ गलत है तो अपना लॉ बना के उसके सुपीरियर लॉ बना देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग करता है, ठीक है। इसमें जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना होता है प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। जो एलजी वगैरह होता है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे दिल्ली में और सीएम है, तो सीएम सारे के सारे जो सीएम एग्जीक्यूटिव रहेगा, सीएम का अगर कोई डिसीजन लिया उसने और एलजी में कन्फ्लिक्ट आया, सीएम और एलजी के बीच में कन्फ्लिक्ट आया, तो एलजी जो है प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेगा। अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि ये करना है तो फिर वही वो अप्लाई करेगा, ठीक है। सीएम जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, सीएम भी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शन लेगा, बट एलजी जो होगा प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। अगर एलजी और सीएम के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एलजी फिर प्रेसिडेंट के लिए बोलेगा, प्रेसिडेंट के आप इसमें डिसीजन बताओ क्या करना है, और जो प्रेसिडेंट बोलेगा वो एलजी करेगा, ठीक है। और जो एलजी नॉर्मल टाइम पे सीएम की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा, ठीक है, सीएम की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। बट अगर उसको लगता है कि इसकी एड एंड एडवाइस सही नहीं है तो प्रेसिडेंट ने जो बोलेगा वही करेगा, ठीक है। तो जो एलजी है वो बेसिकली उस टाइम पे जैसे गवर्नर स्टेट होता है वहाँ पे उसकी डिस्क्रिशनरी पावर कम होती है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ के केस में, यूनियन टेरिटरी के केस में, क्योंकि ये यूनियन की टेरिटरी, ठीक है। रिसेंटली अभी इशू हुआ है वहाँ पे बेड को लेकर, और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि हम बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे और इलाज नहीं करने देंगे क्योंकि हॉस्पिटल के बेड्स हमारे लिमिटेड है। बट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने इस बात को नहीं माना, उन्होंने बोला नहीं, कोई भी आके इलाज करा सकता है दिल्ली में, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। तो ये चीज़ है, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात मानी जाएगी हमेशा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरी कंप्लीट हो जाता है। आपके मैं शेड्यूल करा देता हूँ। शेड्यूल में आपके जैसे पता है आपको कि शेड्यूल 1 में क्या होता है। शेड्यूल 1 में आपके जो जितने भी ये टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के नाम रहते हैं। शेड्यूल 2 में आपके सैलरीज एमोल्यूमेंट्स रहती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के आपके जो दिए हुए हैं उसके। और शेड्यूल 3 में ओथ्स रहती हैं कि और कौन सी ओथ्स हैं वो रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका शेड्यूल 4 में क्या रहता है। शेड्यूल 4 में जो राज्यसभा के सीट्स जो डिफरेंट स्टेट्स की कितनी सीट होंगी वो आपके 4th शेड्यूल में रहता है। 5th शेड्यूल आपका जो स्पेशल शेड्यूल है शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए, वो मैं अभी ये बताऊंगा। शेड्यूल 6 जो है वो आपके स्पेशल ट्राइबल एरियाज़ के लिए है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो शेड्यूल 7 है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट। और हाँ जी, हाँ जी, जो मोहल्ला क्लिनिक है, अगर मोहल्ला क्लिनिक को इस्टेब्लिश करना है, सीएम ने ये डिसीजन लिया तो बाद में एलजी की परमिशन लेंगे पैसा खत्म करने के लिए, जो भी है एलजी जब बोलेगा तब होगा, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज इसलिए ज़रूरत है क्योंकि डिफरेंट टाइप की है, अलग अलग टाइप की। जैसे दिल्ली जो है पॉलिटिकल रीजन की वजह से, दिल्ली में कौन बैठता है, आपके दिल्ली स्टेट की सेंटर की, सॉरी आपके पूरे इंडिया की कैपिटल है ना। तो कैपिटल की वजह से क्या है, आपको स्टेट जो अभी क्या है, अगर सेंटर की कोई लैंड नहीं रहेगी तो अभी सिर्फ सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने स्टेट्स में। अगर जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको भी रहने के लिए और बैठने के लिए कुछ जगह चाहिए ना, तो दिल्ली वाज कैपिटल, तो दिल्ली में उनको रहने के लिए दिया हुआ है। अगर रहने के लिए दिया है बट अगर उसमें वहाँ पे किसी स्टेट के अंडर में आ गई वो चीज़, तो स्टेट वाले फिर बोलेंगे हम नहीं देंगे तुम्हें कुछ भी रहने वहने के लिए। तब उसके लिए क्या है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया है कि जो दिल्ली है वो स्पेशली सेंट्रल के कंट्रोल में रहेगी, तो ये यूनियन टेरिटरी बोल दिया उसको, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल रीजन है। सिमिलरली चंडीगढ़ है वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से आपका ये यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, ठीक है, पॉलिटिकल रीजन। अंडमान निकोबार आपका स्ट्रेटजिक रीजन की वजह से, अंडमान निकोबार बहुत ही स्ट्रेटजिक रीजन, मतलब हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी की स्टेट के अंडर में नहीं दे सकते, हो सकता है वो सेशनिस्ट अलग होने की कोशिश करे, ठीक है, उसके थ्रू। तो इसके लिए इसको यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डाला गया है, ठीक है। सिमिलरली दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इसमें कल्चरल इनका था, कल्चरल की वजह से कि उनका कल्चर एकदम डिफरेंट है, तो किसी स्टेट के साथ मैच नहीं करता था और इतने छोटे थे कि उनको स्टेट बनाया नहीं जा सकता था, तो इसके लिए उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। जे.एंड.के लद्दाख के लिए स्पेशली अभी किया गया, उनको अलग किया गया, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट रीजन की वजह से डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, ठीक है। तो मैं आपको शेड्यूल बता रहा था, 6-7 शेड्यूल में आपका प्रोविजंस दिया हुआ है, कौन कौन से आपके ये रहेंगे, कौन लिस्ट, स्टैंडर्ड लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंटेंट लिस्ट, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से रहेंगे करके ये आपके 7 शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंटेंट लिस्ट के बारे में डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा 8th शेड्यूल जो है उसमें लैंग्वेज इंक्लूड की गई हैं जिनको ऑफिशियल यूज़ कर सकते हैं, और वो कुछ शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं जिनको आप थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है कुछ जगह पे, जैसे यूपीएससी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसमें, और यूपीएससी का एग्ज़ाम आपका लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो शेड्यूल 8th शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज हैं उसमें दे सकते हैं। उसके अलावा आपके जो स्टेट हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज की तरीके से यूज़ कर सकती है, बट ज़रूरी नहीं, वो दूसरी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। कंपलसरी नहीं है उनको कि उसी में से लेना है, वो दूसरी लैंग्वेज भी कर सकती है, ठीक है। तो 8th शेड्यूल में ऐसे कुछ लैंग्वेज स्पेशल रिकॉग्निशन के लिए किया गया, ठीक है। उनको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट चाहे तो उसके लिए स्पेशल बना सकती है। इवन लैंग्वेज कमीशन जो है वो प्रमोट भी करता है 8th लैंग्वेज की उसके, ठीक है। और इसके अलावा आपका 9th शेड्यूल आता है। 9th शेड्यूल में स्पेशल वो लॉज रखे गए हैं जो जुडिशियल रिव्यू में नहीं, जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं आते थे। बाद में जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसके बाद में वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आ गए, ठीक है। तो 9th शेड्यूल में वो रखेंगे। 10th शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो मैं आपको आज बता दूंगा अभी। 11th शेड्यूल मैंने आपको बता दिया अभी, पंचायती के जो लिस्ट हैं, स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट हैं वो रखी गई है। 12th शेड्यूल में आपके म्यूनसिपालिटीज जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो रखेगा, ठीक है। तो अभी 5th, 6th और 10th रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। 5th में क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज जो है वो शेड्यूल्ड एरिया जो टोटली आइसोलेटेड है कल्चरली भी, और उन्होंने आपके
जोग्राफिकली और कल्चरली थोड़े आइसोलेटेड है और मेन स्ट्रीम के साथ में उन्हें कनेक्टेड नहीं है। उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 5 में वो इंट्रोड्यूस करे गए हैं। आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन जगह पे कुछ कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी शेड्यूल जो ट्राइब्स होती हैं जो रहती है, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज है वहाँ पे। वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कोई भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिसाइड कर सकता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, ठीक है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी शेड्यूल प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेचर होता है, वो स्टेट का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एक्सटेंडेड तो होता है बट सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडेंस में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कितना स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो गवर्नर के थ्रू होता है, गवर्नर उसका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है उससे शेड्यूल्ड एरिया के अंडर में, ठीक है। और इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट अपनी देता है प्रेसिडेंट को, वो स्पेशल रिपोर्ट प्रेसिडेंट देता है इस एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब आप बोलोगे तो सर अलग क्या है, वो स्टेट के अंडर में आता है, स्टेट में भी अब गवर्नर कंट्रोल करता है सारी चीज़ें, तो ये शेड्यूल्ड एरिया को अलग बनाने की क्या जरूरत है? वो अलग इस तरीके से बनता है कि पहला तो कोई भी जो लॉ रहेगा उस जगह पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा करके वो गवर्नर डिसाइड करेगा, ठीक है। कोई भी, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या पार्लियामेंट का लॉ, वो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा करके वो गवर्नर डिसाइड करेगा। और किसके एडवाइस पे करेगा? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, टीएससी बनेगी, उस टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की एडवाइस पे देखेगा कि कोई भी लॉ जो है स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का, जो उनके कस्टम्स को या पुराने जो कल्चरल है उसको वायलेट तो नहीं कर रहा है, उसको कंसिडर करते हुए वो लोग देखेंगे कि कोई लॉ को वहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। स्टेट लेजिस्लेचर भी और आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जो आपका पार्लियामेंट लॉ बना रही है, उसका भी, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नर को ये पावर दी गई है। तो इस तरीके से ये शेड्यूल्ड एरियाज डिफरेंट होते हैं आपके नॉर्मल एरियाज में जो स्टेट के अंडर में आते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर तो गवर्नर के अंडर में ही है, बट जिसमें सीएम और इसकी बात नहीं चलती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंडर में काम करते हैं और उसको गवर्नर डिसाइड करता है कौन कौन से लॉज लगेंगे, कौन कौन से नहीं लगेंगे। और जो टोटल अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और गवर्नर के थ्रू वो इम्प्लीमेंट कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये शेड्यूल एरियाज स्पेशली होते हैं। और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में क्या होगा, हर एक स्टेट होनी चाहिए जो भी शेड्यूल एरियाज के अंडर में आता है, और ये इसमें 20 मेंबर्स रहेंगे। 20 मेंबर्स में 3/4 मेंबर्स जो होंगे वो उस शेड्यूल एरियाज से इलेक्टेड एमएलएज होंगे, ठीक है। 3/4 मेंबर्स जो होंगे उस शेड्यूल एरियाज से जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर होंगे, ठीक है। टोटल मेंबर 20 होंगे और 20 मेंबर में 3/4 मेंबर्स ऐसे होंगे जो एमएलएज जो इलेक्ट हुए हैं उन एरियाज से, शेड्यूल एरियाज से, वो आपके उस मेंबर में होंगे। ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जरूरी नहीं इन्हीं शेड्यूल्ड एरियाज में हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट है सब जगह हो सकती है। वो डिपेंड करता है उनके स्टेट के डिसीजन के ऊपर, ठीक है। प्रेसिडेंट को लगता है अपॉइंट करना चाहिए, सॉरी स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है तो वो बना सकते हैं, बट शेड्यूल एरियाज में कंपलसरी है, वहां पे इनको बनाना जरूरी है, ठीक है। तो दीज आर द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल एरियाज। और इसी शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी के प्रोविजन को एक्सटेंड करने के लिए पिज़ा एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने, ठीक है। क्योंकि इस पे आपके पार्लियामेंट के लॉज एप्लीकेबल होते हैं विद द गवर्नर के डिसीजन के बेसिस पे। तो गवर्नर ने इन्हीं एरियाज पे ये पिज़्ज़ा एक्ट को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा का एक्ट जो बनाया गया है इन्हीं एरियाज में पार्लियामेंट और म्यूनसिपालिटीज के प्रोविजन को इंक्लूड करने के लिए बनाया गया, ठीक है। नाउ कम्स शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 स्पेशल ट्राइबल्स के लिए बनाया गया है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है। ये बेसिकली बहुत ही आइसोलेटेड है। ये यहाँ पे जो शेड्यूल 5 में जो मैं ट्राइब्स की बात कर रहा हूँ, ये थोड़े थोड़े मिंगल हो चुके हैं, थोड़ा सा कल्चरल आइसोलेशन है उनका, बट ये टोटली आइसोलेटेड है। ये इनका पूरा ही कल्चर अलग है, इनका पूरा एकदम पूरी तरीके से पूरा अलग है। तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया, ठीक है। इनमें उनको काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। इन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। तो इन स्टेट में कुछ एरियाज को ये शेड्यूल्ड एरियाज अंडर शेड्यूल 6 डिक्लेयर किया जा सकता है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा, उस प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा उसका एरिया को कम ज़्यादा करना। यहाँ पे भी एरिया को कम ज़्यादा करना, नए एरियाज को डिक्लेयर करना, पुराने एरियाज को ख़त्म करना, ये सारा का सारा काम प्रेसिडेंट करता है, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे भी ट्राइबल एरियाज जो होते हैं उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मतलब वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखेंगे, उसमें अपना लॉ बनाने का जो पावर है वो सब कुछ खुद देखेंगे वो लोग। ठीक है, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है गवर्नर में। अगर डिफरेंट टाइप की ट्राइब्स हैं, एक ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ट्राइब्स हैं, तो डिफरेंट ऑटोनोमस रीजन बना दिए जाएंगे। एक ही डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ऑटोनोमस रीजन बना दिए जाएंगे एक ट्राइब के लिए, ताकि वो ट्राइब अपने आप से गवर्न करे। ठीक है, ये गवर्नर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। ऑटोनोमस रीजन भी कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। वो डिफरेंट ट्राइब्स अगर एक ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ऑटोनोमस रीजन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है वो एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा, जिसमें 30 मेंबर रहेंगे। उसमें 4 नॉमिनेटेड होंगे गवर्नर के द्वारा, और 26 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे ऑटोनोमस, आपके जो ऑटोनोमस वहाँ पे रीजन है वहाँ से इलेक्ट होंगे। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू होंगे। एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू 5 साल के लिए इलेक्टेड होंगे। और जो 4 मेंबर नॉमिनेटेड है वो गवर्नर, वो कितने टाइम के लिए भी हो सकते हैं, वो प्लीजर ऑफ गवर्नर है, कितने टाइम के लिए उनको जब चाहे तो निकाल सकता है, जब चाहे तो वो अंदर भी रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 जो मेंबर रहेंगे नॉमिनेटेड रहेंगे और 26 आपके इलेक्टेड रहेंगे। ये जो काउंसिल है ये लॉ वगैरह बनाएगी, ये सारे के सारे डिसीजन लेगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम करेगी और आपकी लॉ की तरीके भी काम करेगी। कौन सा कस्टम्स फॉलो होगा, किस तरीके से रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जगह पे आपके रीजनल काउंसिल भी हो सकती है, जो स्पेशल रीजन के लिए रहेगी। जैसे ऑटोनोमस रीजनल ऑटोनोमस रीजन भी हो सकता है, वैसे रीजनल काउंसिल भी बनाई जा सकती है, गवर्नर बना सकता है। ठीक है, तो ये जो काउंसिल्स होती हैं ये लॉज बनाती हैं विद द एसेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा तब वो लॉज बनाएंगी। एवन और इसके अलावा जो होते हैं ये विलेज काउंसिल कोर्ट फॉर ट्रायल भी कर सकती हैं, मतलब इनके पास में जुडिशरी पावर भी रहती है। ठीक है, ये ऑटोनोमस रीजन में कोर्ट भी बनाए जा सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट विलेज काउंसिल भी बना सकती हैं जो डिसीजन लेगी लोकल लेवल पे। ठीक है, तो ये टोटल ऑटोनोमस की तरह काम करते हैं। इनका खुद का लेजिस्लेचर होता है, खुद का एग्जीक्यूटिव होता है और खुद का इनका कोर्ट भी होता है। ठीक है, वो कोर्ट हाई कोर्ट में अपील होगी कि नहीं होगी वो लॉ बना सकती है, गवर्नर के एसेंट के बेसिस पे होगी, वो भी लॉ वो लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकती है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकती है, वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी और वो गवर्नर एसेंट देगी तब होगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना ये थोड़ा सा डिफरेंट है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में। एक चीज ये ऑटोनोमस वाला तो आपको समझ में आ गया, ये तो मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा क्या है कि जो शेड्यूल 5 में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है, गवर्नर उसको बोलता नहीं है कुछ उसके बारे में, तो वो डायरेक्टली लॉ अप्लीकेबल होगा। अगर मॉडिफाई करता है या स्पेसिफाई करता है चेंज करने के लिए तब वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बट शेड्यूल 6 में क्या होगा, कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया तो डायरेक्टली अप्लाई होगा ही नहीं वहाँ पे, गवर्नर जब बोलेगा तभी अप्लाई होगा। शेड्यूल 5 में क्या है, वो अप्लाई होगा, गवर्नर जब बोलेगा तब वो अप्लाई नहीं होगा। बट यहाँ पे उल्टा है, पहले जब कोई भी लॉ बना पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया तो वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा शेड्यूल 6 एरियाज में, गवर्नर जब बोलेगा देन ओनली वो अप्लाई होगा। ये जो गवर्नर जो बोलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल है उसके बेसिस पे ही बोलेगा, उससे कंसल्ट करेगा, वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये लॉ हमारे यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, तभी वो अप्लाई होगा। ठीक है, गवर्नर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल को डिसॉल्व कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन। एक कमीशन बनाएगा गवर्नर, उस कमीशन के बेसिस पे वो डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसमें उसके एरिया के MP MLAs या डिफरेंट मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट शेड्यूल्ड एरिया जो आपके शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में दिया गया है। शेड्यूल 6 में स्पेशली ये 3-4 स्टेट्स के बारे में गया है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जरूर याद रखना कि ये शेड्यूल एरियाज में ये 4 एरियाज के लिए शेड्यूल 6 लागू होता है और सभी शेड्यूल एरियाज के लिए शेड्यूल 5 लागू होता है। ठीक है, इन 4 स्टेट्स में जो शेड्यूल एरियाज आते हैं वो शेड्यूल 6 में एप्लीकेबल होता है और सभी में शेड्यूल 5 एप्लीकेबल होता है। नाउ कम्स आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपको 10 शेड्यूल में दिया गया है। ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया है। इसमें बेसिकली बताया गया कि जो मेंबर्स अब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर्स हैं वो अगर डिफेक्शन करते हैं, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी से निकल के दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं या उसको छोड़ते हैं पहले पॉलिटिकल पार्टीज को जिसके वो मेंबर इलेक्ट हुए थे जिसके पॉलिटिकल पार्टीज के,
तब वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये प्रोविजन आपको एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन को रोकने के लिए जो लॉ बना है एंटी डिफेक्शन लॉ, वो आपको 10th शेड्यूल में डाला गया। तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का मेंबर है वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ देता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। उसके क्या क्या प्रोविजंस है वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। पहला है कि अब अगर वो वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे इलेक्ट हुआ है, इलेक्शन होने के बाद में उस पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ देता है। जैसे मैं हूँ, मैं बीजेपी के पार्टी में, मैंने बीजेपी के पार्टी से मैंने इलेक्शन लड़ा किसी जगह पे, किसी कंस्टिट्यूंसी में, और मैं जीत गया। जीतने के बाद में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया, उसके बाद में मैंने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया, दूसरी पार्टी ज्वाइन की नहीं की, बट मैंने बीजेपी को छोड़ दिया, तब ये इसके अंडर में आएगा वॉलंटरी गिव अप। ठीक है, वॉलंटरी गिव अप मतलब मैंने जानबूझ के छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, तब ये डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं मैं, तब वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई हूं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज मुझे निकालती है, तब मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होऊंगा, बट अगर मैं जानबूझ के किसी पॉलिटिकल पार्टी से निकलता हूं तब मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई भी डायरेक्शन दी है कि वोटिंग कैसे करनी है किसी चीज को लेकर, अगर वो मेंबर जो है फॉलो नहीं करता है उसमें, हाउस में, चाहे वो एमपी पार्लियामेंट में हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में हो, अगर फॉलो नहीं करता है और बिना परमिशन के कुछ करता है, तब वो उसका डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इवन दो वो 15 दिन के अंदर में जो उसने दिया है, अगर मान लो उसने जो पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला है उसकी बात नहीं मानी है, तो 15 दिन के अंदर में उसको पॉलिटिकल पार्टीज से एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, कंडोलेंस लेना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने जो किया अपनी मर्जी का किया, बट हमारी पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्सेप्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने जो किया हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब तो हम डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। बट अगर वो नहीं करते हैं तब मुझे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जो अपनी पार्टी के अपोजिशन में जाके, अपोजिट जाके वोटिंग किया है। ठीक है, उन्होंने मना किया तब वोटिंग की, या फिर वोटिंग के लिए एक्सेप्ट उनका बोला था कि सभी लोग वोटिंग करेंगे, वोटिंग नहीं की, या फिर वोटिंग की तो अगेंस्ट में वोटिंग की, जिसको बोला गया था उसको वोटिंग नहीं दी। ठीक है, डिफरेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि शेड्यूल 5 के एरियाज थोड़े से ज़्यादा आइसोलेटेड नहीं है, मिंगल हो रहे हैं, बट थोड़ा उनका कल्चरल और उसका एस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। बट जो शेड्यूल 6 में एरियाज है, त्रिपुरा जो बताया, मेघालय और असम और मिजोरम में, वो टोटली आइसोलेटेड है और बहुत ही पुरानी कस्टम्स को फॉलो करते हैं, कल्चर उनका टोटली डिफरेंट है, इसके लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। ठीक है, ठीक है, तो अगर वो वॉलंटरी, तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ में ये बोला गया है कि कोई भी एमपी और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, एमएलए जो होता है, अगर वो वॉलंटरी गिव अप दे देता है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का जो डायरेक्शन होता है वोटिंग के लिए, जो बिहेवियर होता है कि किसको वोटिंग देनी है किसको नहीं देनी है करके, और कब देनी है कब नहीं देनी करके, उसको फॉलो नहीं करता है, और उसको फॉलो भी नहीं करता है, उसकी परमिशन भी नहीं लेता है, और 15 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस भी नहीं लेता है, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आगे प्रोसीजर बताऊंगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, जो इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है, इलेक्शन तो होंगे, एमपीज एमएलएस के इलेक्शन तो होंगे ही, वहां पे उनके एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए। ठीक है, एमपीज एमएलएस के इलेक्शन तो होगा ही होगा, वहां से उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके लिए अलग बनाया गया। जो शेड्यूल 6 में ऑटोनोमस रीजन है, वहां पे भी एमपी इलेक्शन होगा, एमएलएस का भी इलेक्शन होगा, वहां के भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, बट वहां के स्पेशल रीजन को लेते हुए ऑटोनोमस रीजन बना दिया गया है, तो लॉ वगैरह जो है वहां के लॉज इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, उनका स्पेशल प्रोविजन दिए गए एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। ठीक है, हाँ जी, तो जो आपके एमपीज और स्टेट लेजिस्लेचर है, वो आपके जो इंडिपेंडेंट मेंबर है, जो इंडिपेंडेंट मेंबर से जीते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जीते, इंडिपेंडेंट जीते हैं, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं जीतने के बाद में, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, 6 महीने के बाद में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना, याद रखना 6 महीने के बाद में बोल रहा हूं मैं, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे ही आज नॉमिनेट हुआ है,
6 महीने के अंदर में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तब तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, बट 6 महीने आज ही नॉमिनेट हुआ है, 6 महीने के बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाई कैसे होगा कि अगर कोई ऐसा काम करता है कि वॉलंटरी गिव अप मेंबरशिप कर देता है, या फिर वो वोटिंग जो डायरेक्शन होता है वो फॉलो नहीं करता है, या कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करता है, या कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तब वो कोई मेंबर उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करता है, स्पीकर को कंप्लेन किया, स्पीकर फिर वहां पे डिसीजन लेगा। ठीक है, उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के अंडर में भी काउंट किया जाएगा, उसके कमेटी में डालेगा, वहाँ पे देखेगा कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तो नहीं हुआ है। उसके बाद में स्पीकर डिसाइड करेगा कि एंटी डिफेक्शन हुआ है कि नहीं, उन्होंने डिफेक्शन किया है कि नहीं। डिफेक्शन अगर स्पीकर को लगता है डिफेक्शन किया है तब वो इसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीकर डिसाइड कर गया। ऐसा नहीं कि आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप, किसी मेंबर ने, किसी एमपी ने आज पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप छोड़ दी, तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गया। एमपीज और एमएलए होने का डिस्क्वालिफिकेशन तुरंत नहीं होगा, वो तो कब होगा जब वो स्पीकर डिसाइड कर लेगा, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि अगर 2/3 ऑफ मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के जो एमपीज इलेक्ट हुए हैं, जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं, उसके 2/3 मेंबर्स, जैसे मेरे बीजेपी के आपके पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर में 40 मेंबर है, सॉरी 30 मेंबर है, 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर में 2/3 मतलब 20 मेंबर अगर उस बीजेपी से पार्टी डिसाइड करते हैं कि उस बीजेपी से कांग्रेस में मर्ज हो जाते हैं, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, क्योंकि उनकी नई पार्टी बन गई। अभी कांग्रेस नई पार्टी है ना, तो पुरानी पार्टी छोड़ के नई पार्टी चली गई, तो इसके वजह से ऐसा नहीं हो कि वॉलंटरी गिव अप में अंडर आ जाए, नहीं, वो अंडर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने मर्जर हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का। अगर 2/3 मेंबर से उन्होंने डिसाइड किया है कि मर्जर करेंगे, तो मर्जर अगर होता है, 2/3 मेंबर्स निकल के मर्जर कर देते हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे डिफेक्शन लॉ के अंडर में। ठीक है, इसलिए किया गया है नॉमिनेटेड मेंबर को कि जो भी नॉमिनेटेड होता है वो कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस पे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से आता है, पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसकी पॉलिटिकल पार्टीज की मेजोरिटी होती है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। तो अगर किसी को नॉमिनेट कर रहा है तो वो हो सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करे, तो अगर करना है तो अभी ज्वाइन कर लो विद इन 6 मंथ के बाद में अगर ज्वाइन करते हो, ऐसा हो सकता है कि 6 मंथ के बाद में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए या कुछ और आ जाए करके, तो जैसे राज्यसभा में है दूसरे मेंबर्स को, तो उस टाइम पे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में कर सकता है। तो इसके लिए ऐसा बनाया गया है प्रोविजन कि 6 महीने के अंदर में उसको जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या बाद में नई पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा प्रोविजन इन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर के लिए। इसको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि दिस इज नॉट ए वैलिड, कि 6 महीने के अंदर का क्यों दिया है, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, दिस इज नॉट ए वैलिड वर्जन। तो आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ये प्रोविजन दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर में कोई ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टीज तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने के बाद में ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में क्या है, 2/3 मेंबर्स अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो आपके डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में। और अगर कोई मेंबर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट हो जाता है, या डिप्टी स्पीकर इन द केस, डिप्टी चेयरमैन इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तब वो भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, उस टाइम पे वो अपना चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से है उसकी मेंबरशिप गिव अप कर सकता है। ठीक है, वॉलंटरी गिव अप करेगा। अगर कोई मेंबर है पॉलिटिकल पार्टीज का जो एमएलए एमपी इलेक्ट हो गया है, वो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट हो जाता है, तो वो अपनी इम्पार्शलिटी को मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप को छोड़ सकता है। जब वो पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप को छोड़ता है तब वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि कोई मेंबर अगर स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट हो जाता है सेंट्रल लेवल पे, तो वो फिर अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज की मेंबरशिप छोड़ देता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा स्प्लिट प्रोविजन एक बनाया था उन्होंने कि 1/3 मेंबर्स अगर स्प्लिट हो जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज से तो वो भी डिस्क्वालीफाई पहले नहीं होते थे। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उन्होंने ये हटा दिया प्रोविजन कि स्प्लिट प्रोविजन के अंडर एक्सेप्शन में नहीं आएगा, अगर कोई स्प्लिट प्रोविजन करता है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, पहले जो स्पीकर का डिसीजन था वो फाइनल था, बट क्योतो हलोहान केस में ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो स्पीकर जो ये डिसीजन लेता है एज ए ट्रिब्यूनल वर्क करता है। जब ट्रिब्यूनल वर्क करता है तो उसके ऊपर
जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। ठीक है, तो डिसीजन ऑफ स्पीकर इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू नाउ। इस केस के बाद में जुडिशियल रिव्यू, जो स्पीकर ने डिसीजन लिए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अभी आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ट्रिब्यूनल्स आपका बाकी रह गया, इंटर स्टेट काउंसिल बाकी रह गया, वो अब मैं बोलूँगा आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं ग्रुप में, या मैसेज कर लीजिए मुझे। और इसके अलावा आपका सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी हैं, सारे शेड्यूल, सारे पार्ट वगैरह सब कुछ मैंने कंप्लीट किया। छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, वो आप एक बार लक्ष्मीकांत करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पॉलिटी मैं कंप्लीट समझता हूँ। अभी आपको इसको रिवीजन कीजिए, लक्ष्मीकांत को 2-3 बार कम से कम पढ़िए, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैक्सिमम चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। इसको मेरे लेक्चर सुनने के बाद में आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, समझना भी बहुत ईजी हो जाएगा। खुद से करते तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट नाउ इट विल बी वेरी ईजी। आपको 2-3 टाइम्स तब भी पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मीकांत को, बट अगर आप पढ़ेंगे 2-3 टाइम्स तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कैसे क्या चीज़ फंक्शनिंग करती है। ठीक है, स्प्लिट प्रोविजन ये है कि बीजेपी के 1/3 मेंबर्स अगर छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो 1/3 मेंबर्स बोले कि हम नहीं, हम बीजेपी भी नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, तो इसको स्प्लिट प्रोविजन, कोई भी मेंबर्स हो सकते हैं। पहला ऐसा प्रोविजन था कि अगर 1/3 से ज़्यादा जा रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, जैसे बीजेपी के 50 मेंबर हैं और उसमें से 20 मेंबर छोड़ के जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे स्प्लिट प्रोविजन। वो किसी और मर्जर नहीं हो रहा है, किसी और पॉलिटिकल पार्टीज में मर्ज नहीं हो रही दो पॉलिटिकल पार्टीज, बट वो बोल रहे कि हम बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं। जैसे अभी क्या हुआ मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में देखा किसी ने क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस के मेंबर्स थे कुछ, वो स्प्लिट होके उसमें आ गए, बीजेपी में आ गए, तो दिस वाज स्प्लिट प्रोविजन। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो अगर वो चाहे तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, और उसके बाद में वो मेंबरशिप अगर वो छोड़ते हैं तो स्पीकर डिसाइड करेगा कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे एमपी या एमएनए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है। किसी को कोई डाउट आता है पढ़ने के टाइम पे, किसी भी चीज़ में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, अभी किसी को डाउट है तो प्लीज़ पूछिए फॉर द टाइम बिंग। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है प्लीज़, किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर? ओके देन, थैंक यू एवरीवन।